हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए पढ़ते हैं, बकवास बाद में करेंगे। ओके, तो हम क्या बोल रहे थे? एम फेज जैसे होता है, तो एम फेज अपने आप में दो नाम होता है, ठीक है। एम फेज भी हम लोग के पास दो तरह का होता है। एम फेज से अभी तक तुम लोग सीखे होगे, एम फेज को तुम लोग बोलते होगे माइटोसिस। माइटोसिस बोल रहे थे, तो एक एम फेज से क्या बोलते हो? माइटोसिस। और एक एम फेज से बोलते हो मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना इम्पॉर्टेंस है शरीर में। दोनों होना ज़रूरी है, माइटोसिस भी होना ज़रूरी है और मियोसिस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब माइटोसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मियोसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। माइटोसिस का मतलब, तुम लोगों को कल बताए थे हमारे शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, बताए थे टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से बताए थे 44 क्रोमोसोम तुम्हारा नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग सोमेटिक भी बोलते हैं। अभी लिखाएंगे, चिंता मत करना, जिसको हम लोग सोमेटिक भी बोलते हैं। और लास्ट का दो, या तो वो रहेगा XY या तो वो रहेगा XX, इसको बोलते हैं गैमेटिक या फिर क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है कि बच्चा मेल है या बच्चा फीमेल है। बाकी वो 44 कैसा क्या डिसाइड करता है कि बच्चा दिखेगा कैसा, बच्चा का हाइट क्या होगा, बच्चा का इंटेलिजेंट क्या होगा। इंटेलिजेंट भी माता पिता से आता है, तो कभी करो बेवकूफ़ जैसा तो खुद को दोष मत देना, समझ गए होगे किसको दोष देना। हाँ, तो ऑब्वियसली यार IQ जब पढ़ाएंगे तुम लोग को, इंटेलिजेंस को, तो माता पिता से भी आएगा। मम्मी पापा बोले एकदम बोका जैसा करते हो, तो मन ही मन सोच लेना, बोलना मत, कुटा दिए जाओगे। तो ये बात हो गया। अब आगे चलते हैं, तो माइटोसिस फेज के बारे में पढ़ते हैं। एम फेज का दो नाम सिखाए, क्या सिखाए? माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस फेज के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस फेज के बारे में सीखते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रॉम 1 सेल टू 2 सेल। एक सेल से कितना सेल बनेगा? तो मान लो एक सेल ये रहा, ये टूटेगा, 2 सेल बनाएगा। अच्छा, कई बार हम देखें, जब इससे पहले पढ़ाते थे तो क्या करता था लोग, इतना बड़ा सेल बनाया, इसको तोड़ा और इतना इतना बनाया। बोले इस तरह पॉसिबल है? ऑब्वियसली टूटेगा तो छोटा ही ना बनेगा, थोड़ा तो छोटा बना लेना, इतना दिमाग रखना, ठीक है। माइटोसिस सेल जो तुम्हारा होता है वो इक्वेशनल डिवीजन कराता है। क्या बुलाता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये होता है, जितना क्रोमोसोम पेरेंट में है उतना ही क्रोमोसोम किस में होगा? उसके बच्चे में, डॉटर में, या उसको बोलते हैं प्रोजेनी। डॉटर सेल बोलते हैं ना जी। पेरेंट सेल था, टूट के क्या बन गया? डॉटर सेल। तो डॉटर को जैसे ये दोनों क्या हो गया? डॉटर सेल। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। अब जैनी को खोटा वाला जैनी नहीं है, ये प्रोजेनी है, ठीक है। गर्ल्स को नहीं जैनी कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोजेनी हो गया। तो याद रखना, कभी भी हम बोले प्रोजेनी तो सिंपल क्या समझोगे? सेल का बच्चा, समझ रहे हो? क्या वो समझोगे? एक सेल ने 2 बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, जिसको या तो डॉटर सेल बोलो या फिर प्रोजेनी बोलो। अब इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है बराबर का बंटवारा, समझे? बराबर बंटवारा, जैसे 2 तरह का तुम लोग को बात बताए थे, हैप्लॉइड कंडीशन बताए थे और डिप्लॉइड कंडीशन बताए थे। और अभी हम बताए इक्वेशनल डिवीजन का क्या तात्पर्य है। इसका सीधा मतलब क्या है? जितना क्रोमोसोम किसके पास है? पेरेंट के पास है, उतना ही किसके पास होगा? प्रोजेनी के पास होगा, समझे? जितना क्रोमोसोम तुम्हारे पेरेंट्स के पास है ना, डिवीजन के बाद उतना ही क्रोमोसोम प्रोजेनी के पास भी होगा, समझ रहे हो? धीरे धीरे इसको प्रूव भी करेंगे। अब यहाँ तक सीखे, आराम से सीखो, आगे चलते हैं। तो इसमें 2 केस आता है। जैसे अगर मान लो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड को N से दिखाते हैं। तो N किस में है? मान लो ये पेरेंट में, इधर क्या लिखे? पेरेंट। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ मान लो लिख दिए पेरेंट। कवर हो रहा है? देखो, आ रहा है ना? पेरेंट है और मान लो यहाँ पे है प्रोजेनी, यानी उसका क्या है? बच्चा। तो पेरेंट में मान लो N है, हैप्लॉइड क्या है, और हैप्लॉइड में हुआ माइटोसिस,
क्या हुआ, माइटोसिस मतलब बंटवारा, ठीक है। पेरेंट है, हैप्लॉइड है, माइटोसिस हुआ और क्या हो गया, एन से फिर से एन हो गया। यानी कि अगर शुरू में 10 क्रोमोसोम था तो बाद में भी कितना रहेगा, 10। देखो मान लो 2 भाई है, एक पिता के 2 बच्चे और 2 आपस में भाई, तो अगर दोनों इक्वल पोस्ट पे है तो क्या होगा, दोनों में बंटवारा इक्वल होगा। अब मान लो एगो निकल गया दलाल, तो उसका हड़प लेगा ना ज़मीन, तो ये इक्वल वाला सिनेरियो है, जब दोनों को क्या मिलेगा, बराबर बराबर। समझ में आया। तो हैप्लॉइड से क्या निकला, हैप्लॉइड। और एक क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड मान लेते हैं, 2n, तो n बराबर 10 है तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो माइटोसिस हो, यहाँ नहीं आ रहा है, ये वाला आया, ओके लेट मी सी, हाँ चलो ठीक है। दूसरा यहीं पे लिख दो बी में, अगर डिप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। 10 की जगह लिखते हैं 23, हम लोग से रिलेट करता है, 23 जो क्रोमोसोम होता है ना, तो 23 से 23 हो गया। और 2n में कितना हो जाएगा, 2 गुने 23, यानी टोटल कितना हो गया, 46। तो 2n से इसमें भी क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम। 23 ऊपर दिख नहीं रहा, चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा माइटोसिस का फेज। अगला जो फेज है वो होता है मियोसिस का फेज। क्या होता है, मियोसिस। तो बी में लिखोगे मियोसिस। मियोसिस फेज का क्या मतलब, अच्छा तुम लोग को जो प्रिंट करने दिए थे वो सबको प्रिंट करा लिया, हाँ कौन कौन नहीं कराया, कौन भक्त सोनर है, ऐसे करके बोलते हैं ना लालू यादव। कौन गधा है जो प्रिंट नहीं कराया, गधा या गधी, क्या है लक्ष्मी, कराया हो ना, लाए हो ना, तब हम कैसे मान ले तुम कराए हो। अभी जाके अगर प्रिंट करा लिए तो उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो डेली लेके आना, ठीक है। 2 सवाल, 1 सवाल हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे। मियोसिस फेज का मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पे एक सेल से कितना बना था, 2 सेल। यहाँ याद रखना फ्रॉम 1 सेल टोटल 4 सेल बनेगा। कितना बनेगा, अमेजिंग है ना, 1 से 4 बन गया। कहाँ 1 से 2 बन रहा था, अब 1 से क्या बन रहा है। तुम लोग बैक्टीरिया में देखे होगे, 1 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहा है। यहाँ अलग नियम चल रहा है, 1 से 4 बन रहा है। तो यहाँ मान लो 1 सेल ऐसे करके बना लेना, और क्या बनाओगे, 4 सेल, छोटा छोटा 4 सेल बना दो। ठीक है, ये 4 सेल का केस हो गया, ठीक है। अब ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। क्या समझे, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर कंडीशन था 2n का, तो 2n से क्या हो जाएगा, n। 2n से मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कहाँ कैसा है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से टूट के क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। यानी कि 46 क्रोमोसोम से कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। ये बात समझ में आया, यहाँ तक पहले नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आगे चलते हैं, सुनो आगे। अब एम फेज से रिलेटेड 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे हम लोग जीवन फेज से रिलेटेड लिखे, एस से लिखे और G2 फेज से लिखे, उसी तरह एम फेज से रिलेटेड 2-4 पॉइंट समझो, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिया गया है। ये जो सारा पॉइंट हम ले रहे हैं ना, ये सारा का सारा पॉइंट तुम्हारे एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले एम फेज के बारे में ये बताया गया है, बहुत बार बता चुके हैं, कि एक्चुअल सेल डिवीज़न का फेज है। सेल का डिवीज़न यहीं पे होगा, ठीक है। वो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये 3 फेज तैयारी हो रहा था सेल डिवीज़न के लिए, लेकिन सेल डिवीज़न जो होगा वो एक्चुअली एम फेज पे ही होगा, समझे। अब देखो एम फेज को सबसे पहले तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिया हुआ है, देखना। इसको कहा गया मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या बोला गया है,
मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। इसको ऐसे समझ ले सकते हो, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। मान लो कल एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का, ठीक। और नोट्स तुम लोग कैसे बना रहे हो? नोट्स बनाए, थोड़ा देर बाद उसमें फिजिक्स लिख दिए, थोड़ा केमिस्ट्री लिख दिए, और एग्ज़ाम का दिन आया, 10 दिन पहले परेशान है कि पढ़ने जाते हैं साइटोलॉजी, मिल रहा है यहाँ पे हमको वेक्टर, कंफ्यूज हो गए खुद में ही। तो इसके लिए नोट्स एक जैसा बनाना चाहिए। तो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में कैसा हालत होता है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लें। और गैस पेपर को तो गले पे घुसा के रखते हो कि 2-4 क्वेश्चन में मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। 4 बार 5 बार गैस पेपर रगड़ रहे हो धर के, ठीक है। फाड़ उड़ के पैर हाथ में चिपका के भी चल जाते होगे। कई लोग तो जाता है ना, क्या कुमकुम जाता है कि नहीं जाता है? तुम तो कल बोल रहे थे चोरी करता है। अब तुम नहीं करते हो अलग बात है। याद रखना ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इवन पूरा सेल साइकिल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस का तुम्हारे एनसीईआरटी में टर्म लिखा गया है प्रोग्रेसिव। दैट इज नो क्लियर कट डिवीजन बिटवीन फेजेस। ये टर्म का मतलब समझो, क्या बोल रहा है समझो। क्या लिखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में? कॉन्टिन्यूअस फेज है या फिर प्रोग्रेसिव फेज है। इसका मतलब ये समझो कि मान लो तुम छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे बड़े हो गए, ठीक है। अब बड़े हो रहे और बड़े हो गए, एक दिन ख़त्म हो जाओगे। हाँ, आए पृथ्वी पे रहे चले गए। तो ऐसा कोई मार्केशन तो नहीं होता है। बचपना कहाँ से कहाँ तक बोलते हो? 2 साल से लेकर के, या फिर छोटा मतलब बचपना, छोटा बच्चा को बचपना थोड़ी बोलते हैं, वो तो नवजात होता है, इनोसेंट होता है, इन्फेंट होता है। तो वही लगभग 2 साल से लेकर के 10 से 11 साल तक छोटा बच्चा बोला जाता है। उसके बाद बोलता है 11 से लेकर के 15-16 साल तक बोलता है बोका आदमी है, अजीब करता है। क्या बोलते हैं उस एज को? एडोलेसेंट बोलते हो ना? हाँ, मतलब ऐसे ही रफ बता रहे। हाँ, हम बता रहे हैं ऐसे ही रफ बता रहे। वो किशोरावस्था क्या होता है ना, उसके बाद फिर उससे जाओगे एडल्ट होगो, 18 प्लस हो जाओगे तो 18 प्लस हो गए तो एडल्ट हो गया। फिर वही 30, 35, 40 क्रॉस करोगे तो बोलेगा अधेड़ उम्र का है। बस यमराज का टिकट का वेट कर रहा है, उसके जैसे 50 पहुँचोगे पैर में दर्द, सिर पे दर्द। तो ऐसे करके देखो हम लोग कैसे व्यक्ति को देखते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका दाढ़ी मूछ बड़ा है, ठीक है, बाल छोटा छोटा है, ऐसे काम करता है ऑफिस में, तो बोलोगे तुम कितना बोलोगे? वही 28-30 साल का होगा, ठीक है। तुम देखे उसको बोले। अगर मान लो उसका उम्र 35 निकला तो ऐसा थोड़ी कि तुमको कोई डांट दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम लोग किसी चीज़ को देख के, किसी फेज को देख के प्रेडिक्शन करते हैं कि इस फेज में होगा, ठीक है। अब मान लो एक बूढ़ी औरत है जो लकड़ी लेके जा रही है, तो तुम लोग थोड़ी बोलोगे कि 16 साल की है, 16 बरसीय महिला, ऐसा नहीं बोलोगे। सीधा बोलोगे वो वृद्ध है, बुढ़ापा आ गया उसको, ठीक है। और ऐसा अगर कोई छोटा बच्चा कह रहा है मेरे पैर में दर्द है, तो बोले बूढ़ा गया। वो तो बोल देने का बोल देते हो, लेकिन बूढ़ा तो एग्जैक्टली बूढ़ा होता नहीं है। इसका ये मतलब है कि सेल में जो बदलाव होता है उस हिसाब से क्या होता है, हम लोग फेज का नाम रख देते हैं कि ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एस फेज, ये हो गया जीवन फेज। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक फेज के बाद समय रुकता है, फिर दूसरा फेज आता है, फिर तीसरा फेज आता है। यानी कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बात समझ में आया? बीच में कहीं रुकावट नहीं आता है। बस जैसा जैसा न्यूक्लियस में चेंज होता है, जैसा जैसा साइटोप्लाज्म में चेंज होता है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। समझे? ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये एम फेज है तुम्हारा। ये अगर हम लोग माइटोसिस वाला डिस्कस करें तो कंटेंट कितना होगा? 4C कंटेंट से कहाँ चला जाता है? 2C पे। लेकिन डीएनए कंटेंट 2N से कहाँ जाएगा? 2N पे ही जाएगा बोका लोग। इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस। अगर N का मतलब क्रोमोजोम होता है, C का मतलब डीएनए कंटेंट होता है। 4C से तो 2C चला जाएगा, लेकिन क्रोमोजोम नंबर जो पहले था वही रहेगा। क्रोमोजोम नंबर कभी कम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक टर्म सिखाना है, सोमैटिक और जैमकेमेटिक।
यहाँ पे ऐसे साइड में कहीं लिख लेना, बॉडी सेल इज ऑफ 2 टाइप। हमारे शरीर में 2 तरह का सेल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके लिख सकते हो, बॉडी सेल डब्बा बंद, ऊपर लिख दो सोमैटिक सेल, यहाँ लिख दो जर्म सेल, इसी को बोलते हैं गैमेटिक सेल। सोमैटिक सेल और जर्म सेल, गैमेटिक सेल, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 2 मिनट ध्यान दो, फिर उधर लिखते रहना। जब हम यहाँ लिखे तब तुम लोग भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 2 मिनट ध्यान दो वरना मिस कर जाओगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 46 क्रोमोजोम में जो 44 क्रोमोजोम होता है जिस सेल में 44 और बचा वो 2। तुम लोग जानते होगे पहले से, मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या होता है ओवरी चंदन तेरे पास? टेस्टिस है ना। एक चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, या तो टेस्टिस रहेगा, आप उसका मज़े नहीं लेना। ये किसके केस में रहता है? मेल को दिखाने का तरीका होता है ऐसे, और ये छपरी जैसा बाल खड़ा कर दो। फीमेल का रहता है ऐसे, और ये डेंजर का साइन प्लस क्रॉस का साइन रहता है वैसे। टेस्टिस और ओवरी, इसके अंदर क्या होता है? जर्म सेल होता है, जिसको जर्म सेल बोलो या गैमेटिक सेल बोलो। और ये जर्म सेल गैमेटिक सेल का काम क्या होता है? ये बनाता है गैमेट। और टेस्टिस यानी मेल के केस में क्या बनाता है? स्पर्म। और फीमेल के केस में क्या बनाता है? ओवम बोलो या एग बोलो, ठीक है। तो जब तुम्हारे ओवरी में, तुम्हारे नहीं, जिसके पास जो होगा, जिसके पास ओवरी है उसके ओवरी में, जिसके पास टेस्टिस है उसके टेस्टिस में, तो जब तुम्हारे ओवरी में या जब तुम्हारे टेस्टिस में सेल जब डिवाइड करता है और उससे क्या बनाता है? या तो स्पर्म बनाएगा या तो ओवम बनाएगा, समझे। तो वो किस सेल का डिवीज़न होगा? जर्म सेल का। और इस 2 सेल को छोड़ के, 2 ऑर्गन को छोड़ के या 2 पार्ट को छोड़ के तुम्हारा शरीर का हर एक ऑर्गन या अंग बोल दो, चाहे तुम्हारा आँख का सेल बोलो, बाल बोलो, दिमाग सेल बोलो, लंग्स बोलो, कुछ भी बोलो, सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? सोमैटिक सेल। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? आई हो गया तुम्हारा, हेयर हो गया, बाल भी बढ़ता है ना तो सेल डिवीज़न होगा तब तो बढ़ेगा। नोज़ हो गया, ईयर हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा। हालांकि ब्रेन का सेल डिवाइड नहीं करता, बस सोमैटिक सेल बताने के लिए बता दी। ये बात समझे? चलो यहाँ तक नोट करो। मैं तेरे इश्क में घूम रहा हूँ, मैं वो चाँद। इधर साइड मिटा दे, इधर भी नहीं मिटाए, एकदम पाप करके रखे हो। खाली चिप्स खा रहे थे ऐसे टप टप जैसे। तर्क देख रहे हो बंदे का। नौ बजे तक तुम लोग क्लास ख़त्म करा के यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। छोड़े नहीं छोड़े बोलो, वहाँ लेट होता है क्लास में। चलो आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल बात बताते हैं तुम लोग को, जो तुम लोग को ध्यान रखना है। ठीक बा। तुम लोग वैसे किसी के पास सैंपल पेपर होगा तो लेते आना, ठीक है। आप क्या बोले सागर में? क्या क्या आवाज़ नहीं आ रही? नहीं ठीक है, यहाँ हो गया। देखिए तू कुछ कह रहा है क्या? सबसे बोल रहा था। देखो याद रखना, अगर तुम्हारे पास प्लांट है, ये नोट करने वाली बात है। क्या है तुम्हारे पास? प्लांट है। नोट से अच्छा लगता है लॉलीपॉप पॉइंट। लॉली स्पेलिंग यही होता है ना, लॉली। ओके कल सिखा देना। चलो लॉलीपॉप बातें। अगर तुम्हारे पास प्लांट है
तो प्लांट के केस में क्या होगा, चाहे हैप्लॉइड सेल रहे या चाहे डिप्लॉइड सेल रहे, दोनों के केस में क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, n से n भी बन जाएगा, 2n से 2n भी बन जाएगा। प्लांट में हैप्लॉइड रहे चाहे डिप्लॉइड रहे, सब में क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा। तो अगर हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, n से n बन जाएगा और 2n से 2n बन जाएगा। लेकिन यही अगर एनिमल सेल रहा तो इसमें भी लिखते हैं कौन सा केस, हैप्लॉइड, और लिखते हैं डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में कभी भी माइटोसिस नहीं होगा, बात समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, डिप्लॉइड में। यानी n से n कभी नहीं बनेगा, लेकिन 2n से 2n बन जाएगा। समझ में आया? तो ये स्पेशल बात है। क्या बोला, चोट कैसे लगा? सैयारा मूवी देख के आ रहे थे, गिर गए? सैयारा तू न गौरी पूरा खुश हो गई। इधर ध्यान दो। लेकिन 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 हम क्या बोले, एनिमल के केस में भी कभी भी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? को हिंदी में क्या बोलते हैं? यही ना होता है स्पेलिंग, पक्का ना? करोड़ों साल बाद लिखे हिंदी, मतलब हिंदी लिखते अपवाद बहुत दिन बाद लिखे। याद करो, तुम लोग को बताए थे हनी बी का केस में जो ड्रोन था, क्या था? ड्रोन कैसा था? हैप्लॉइड था। ड्रोन को और क्या बोल सकते हैं? मेल हनी बी। तो इसका शरीर तो एन है। अब एन नाम का चीज़ से ही तो ये एन से ही तो डिवीजन कर करके अपने आप को पूरा ड्रोन बनाया है। पहले एक सेल होगा, फिर एक सेल बढ़ बढ़ के क्या मधुमक्खी पूरा का पूरा बना ना। तो वहाँ पे तो एन सेल में माइटोसिस हुआ होगा, एन से फिर एन बना होगा, फिर एन से एन 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 करके बना होगा। तो इसका एक एक्सेप्शन याद रखना, कौन होगा? अब फीमेल हनी भी नहीं होगी, मेल हनी भी। ये बात समझे? चलो यहाँ तक नोट करो। अब फेजेज ऑफ सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। वो तो नीशू है। क्यों नीशू? अरे भूल जा, धीरे धीरे आदत लगेगा। सैयारा मूवी की जाए। चलो हम तुम लोग को अब याद कराते हैं सेल साइकिल में फेज G1 S, G2 M। M का भी 2 फेज। 2 मिनट रुक जाए, मैगी बना रहे हो, बना लो। कौन बंटी है? किसका साबुन स्लो है जो लिखता रह जाता है? ए बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? क्या बोल रहा है? बैठो बैठो, प्यास को। प्रिया इतना गप करती है, यहाँ गप होता है, वहाँ गप होता है। प्रिया को तो गप ही नहीं खत्म होता है। अर्पित क्या डिस्कस कर रहा है? सैयारा कैरियो। बदमाश हो तुम लोग। चंदन तो ये बोल देगा हम टाइटैनिक में होते तो डूबते नहीं, दूसरा सीन क्रिएट करते, माथे पे उठा लेते टाइटैनिक को। कैरियोकाइनेसिस का भी इसमें क्या होता था? न्यूक्लियस का डिवीजन। और यहाँ पे क्या होता था? सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का, समझ गए? ओके, अब आगे चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस का भी 4 फेज था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज बोलो या फिर टीलोफेज बोलो। आज हम लोग इसका डिटेल करेंगे। किसका? आज हम लोग इसका डिटेल करेंगे, कल इस तीनों का साथ में कर लेंगे।
बोलोगे ये ऐसा बेईमानी क्यों किए, गद्दारी क्यों किए? सिंपल जवाब है क्योंकि ये बड़ा है, ये लोग छोटा है। छोटा वाला का टाइम कम लगेगा, उसमें थोड़ा लगेगा, उतना भी बड़ा नहीं है, बट ठीक है। मैगी तो हर कोई खाया होगा, खाए हो ना? मैगी नहीं खाए हो? मैगी जब सूखा रहता है तो ऐसे करके तोड़ोगे तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, रहता है ना, डबल लेयर होता है, ऐसे करके ऐसा रहता है फोल्डेड। वही अगर उसको तुम पानी में उबाल दो पूरा फैल जाएगा। अब उसको आधा आधा बांटना मुश्किल है कि जब सूखा था तब मुश्किल था, जब वो फैल जाएगा पूरा कढ़ाई में तो उसको आधा आधा बांटना मुश्किल होता है कि नहीं? भाई बहन के साथ बांटोगे तो फिर और माथा ख़राब होता है, उसको ज़्यादा चला गया, हमको कम चला गया। एक आदमी बनाता है, एक आदमी बांटता है, फिर खाता है, फिर एक आदमी कढ़ाई धोता है, जो नहीं बनाया था कढ़ाई वही धोता है। नीशू बोली ये सारा काम तो हम ही करते, बनाते भी हैं, खाते भी हैं, कढ़ाई भी मैं ही धोता हूँ। नहीं, मैगी का भी अलग माहौल है। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, 2 पैकेट मैगी बना लिए हैं एकदम गरम गरम, ऊपर से कुछ को डाल दिया, चिप्स को, एक थोड़ा सा मतलब शेक हो रहा है या चाय जो पीते वो ले लिए, बस माहौल बना दिए एकदम। कहाँ पे बैठ के, वो क्या बोलते हैं, बालकनी के बगल में। पहाड़ी मैगी उन अलग होता है क्या? ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेज पे। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब हो गया जो अच्छा खेलता है जिसका आईडी लेवल बहुत ज़्यादा है, कम से कम 72, 75 या 80, 90 लेवल का आईडी होगा, जिसके पास ईवो का कम से कम 5 स्किन है जो फिर बोलेगा हाँ वही प्रो है। जिसका हेडशॉट रेट कम से कम 92-94% हो, यही तो फ्री फायर का प्रो हो गया। यहाँ पे प्रो का क्या मतलब है? क्या अर्पित क्या बोला? प्रो का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले या फिर पहला, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? तो ये कैरियोकाइनेसिस, इवन एम फेज का सबसे पहला फेज कौन है? इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रो फेज, क्योंकि ये सबसे पहले है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला बात इसके लिए क्या लिखोगे? फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट लिख लो, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल लॉन्गेस्ट कैरियो। मत करो पढ़ाई, यहाँ बुलाएंगे जब बोर्ड पे, रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे तेरा और डाल देंगे यूट्यूब पे, मुंह कान नोचते हुए, उठक बैठक कराते हुए। इधर साइड तुम लोग नोट कर लिया होगा, इसके मिटाए, इसके मिटा दे, नहीं मिट लिखे तो अपनी फ्रेंड वाला से नोट करो। बैठ के गप सुनते हो कौन मैगी खाया कौन नहीं खाया, तब तक नोट नहीं किया जाता। तुम लोग को तो मेरे को लगता होगा, हमको देख के ऐसा लगता होगा कि लोफाई म्यूजिक चल रहा है स्लो मोशन में स्लो एंड रिवर्ब, लोफाई वर्जन लगा दिए हैं और भजन चल रहा है, ऐसे ही लगता है। हे चलो भाई तेजी पढ़ेंगे भाई, अपन तेज पढ़ेंगे, हाँ हाँ भाई भाई भाई, थोड़ा तेज पढ़ाना चाहिए। देखो जैसे ये न्यूक्लियस, जैसे ये सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस हो गया। जब तुम न्यूक्लियस को देखोगे ना तो नॉर्मली तुम्हारा जो डीएनए होता है वो ऐसे करके रहता है, फैला हुआ। मैगी जब कढ़ाई में चला जाता है वैसा टाइप, कैसा रहता है? फैला हुआ। और ये फैला हुआ न्यूक्लियस को बोलते हैं, मतलब फैला हुआ डीएनए को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? ठीक है, वो हो गया सूखा वाला मैगी, वो हो गया भीगा मैगी। तो जो मैगी मतलब जो कढ़ाई में जो फैला हुआ है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये फैला हुआ है क्या डीएनए, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। ये क्या हो गया? क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है? अनबाइंडेड डीएनए।
ठीक है, ये कैसा होता है, थिन होता है एंड लेस मोर इंटरवाइंडेड। क्रोमेटिन कैसा होता है, पतला पतला धागा होता है रेशा की तरह, ठीक है, पतला पतला सा धागा होता है और ये इंटरवाइंड होता है। इंटरवाइंड मतलब क्या होता है, आपस में उलझा रहता है। वो जब फॉक से उठाते हो एक बार में कितना सारा उड़ जाएगा, ऐसे करके कितना लंबा उड़ जाता है, उड़ जाता है ना, ठीक है। क्या इतना लंबा नहीं उड़ता है? तुम कौन मैगी खा रहे हो? नेस्ले वाला खाया करो, बड़ा वाला मैगी खाओगे एकदम उठता है। चाउमीन वाला तो और इतना बड़ा बड़ा रहता है, इतना बड़ा बड़ा, तो चाउमीन वाला काट देता है वो लोग वाला ऐसे करके ऐसे 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 लपटा रहता है लच्छा की तरह। अब जब क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होता है। क्या होता है? तो कंडेंस का मतलब क्या होता है, दिख रहा है? यही वाला फोटो तो तुम लोग को बनाते थे छोटा से, याद आया? ये क्या है, क्या है? तलोमोदोन। प्रिया सब कभी अपनी कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गांठ पड़ना, या फिर इसको ऐसे करके लपेट करके हम लोग क्या कर दिए, क्रोमोसोम बना दिए। ऊन का धागा जब फैला रहेगा तो क्रोमेटिन, और उसको दबे। क्या लेके मानोगे, क्या चाहिए, गाली चाहिए, डंडा चाहिए, बेइज्जती चाहिए, तीनों फ्री है, बस शांत हो जाओ। ये क्या होता है, बाइंडेड डीएनए। बाइंडेड डीएनए का मतलब क्या समझ रहे हो, डीएनए बंधा हुआ है। अभी मत लिखो, बोलते समय लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। डीएनए बंधा हुआ है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे थिन होता है, पतला पतला धागा। यहाँ देख रहे हो एकदम मोटा सा हो गया, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, थिक एंड लेस इंटरवाइंडेड। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कितना क्रोमोसोम है टोटल, 46। और 46 क्रोमोसोम क्या होता है, आपस में ऐसे टाइट होकर के बंध जाता है, और वो 46 का 46 क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है। अभी एक बना है ना, अभी 23 को इधर लगेगा और 23 को इधर लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 46। और वो 46 में से 23 मम्मी से आता है और 23 मैटरनल, 23 पैटर्नल, ठीक है। और कंडेंसेशन होते होते होते, और ये इतना बड़ा हुआ ना, थोड़ा देर के बाद और कंडेंसेशन होकर और ये छोटा हो जाएगा, एकदम कंडेंस होता जाएगा। क्योंकि जब तक वो मैगी के टुकड़े जैसा आधा आधा बटने जाएगा। अब तो अच्छा बताओ, इसमें अगर तुमको बोलेंगे कि क्रोमोसोम बांटो, कितना दिक्कत होगा, लेकिन इसमें बोलेंगे बांटो, क्या करोगे, ऐसे 20 से तोड़ दोगे, आधा उधर आधा इधर। उसमें आसानी हुआ कि नहीं हुआ? कंडेंसेशन क्यों हो रहा है, ताकि डिवीजन करने में आसानी हो, समझ रहे हो ना। मान लो तुम्हारा बहन था, एगो मैगी ले आया, बोला तुम आधा बनाओ, हम आधा बाद में बनाएंगे, तो जब ऐसा रहेगा तो आधा आधा तोड़ के ले दोगे, तुम रख लो। लेकिन बनने के बाद बोलोगे तो बहुत दिक्कत है, किसके पास ज़्यादा चला जाएगा, किसके पास कम, दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखना, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन जो डीएनए था वो धीरे धीरे कंडेंस होकर कैसा बन जाएगा, क्रोमोसोम। यानी क्या होगा, क्रोमेटिन में होगा क्वाइलिंग या कंडेंसेशन, लास्ट में क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर प्रोफेज का और कुछ पॉइंट बताएंगे। क्या बोला? तो आइए प्रोफेज से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। आवाज़ आता है इसमें, तो लोग समझ का ही नहीं आता है। अगला जो पॉइंट है वो लिखो, थिकनिंग। एंड शॉर्टनिंग। Initiation of spindle fiber
फॉर्मेशन। डिस इंटीग्रेशन या ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस इन्वेलप। ये 3 पॉइंट नोट करो, फिर इससे रिलेटेड सिखाते हैं, या फिर उनको पहले हम समझाते हैं तब आप लोग नोट कीजिएगा। इधर ध्यान दो, ध्यान से समझना, ठीक है। ये यहाँ पे समझ में आया। अब समझो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, थिकनिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ क्रोमोजोम। इसका मतलब समझो, ये जो क्रोमोजोम तुमको दिखा, ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही रहेगा, थोड़ा टाइम के बाद इसमें और गाढ़ापन आएगा, ऐसे करके एकदम छोटा हो जाएगा। देख रहे हो, एकदम छोटा हो जाएगा। शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और ये इतना मोटा सा और दब 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 के छोटा हो जाएगा। स्प्रिंग को कैसे देखते हो, खींचते हो फिर ऐसे करके दाबते हो, वैसा टाइप। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। देखो याद करो, तुम लोग को बताए थे कि सेंट्रियोल क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में डबल हो जाता है, एक यहाँ एक यहाँ। पहले क्या होता है, ऐसे करके सेंट्रियोल जो होता है ना, इधर साइड में होता है, वो दोनों क्या होता है, इधर एक पोल पे इधर चला जाएगा, एक दूसरा पोल पे चला जाएगा। समझ में आ गया सेंट्रियोल। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ फोटो बनाते हैं, इस सबको मिटाते हैं। जैसे ये क्रोमोजोम बन गया है, अब देखो क्या होगा। टोटल क्रोमोजोम कितना है, 46। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हुआ, क्रोमोजोम बनेगा। तो क्रोमोजोम मान लो ऐसे करके बना हुआ है। अब दो को जो सेंट्रियोल था कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और देखो ये न्यूक्लियस का इन्वेलप है, दिख रहा है, ये न्यूक्लियस का इन्वेलप मतलब क्या होता है, उसके ऊपर का लेयर। ये वाला सेल का लेयर है, जो बाहर वाला क्या है, याद रखना, एक होता है सेल का लेयर, ये बाहर वाला हो गया तुम्हारा सेल का मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाला होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, पढ़े ही हो गए ये सब। सेल मेम्ब्रेन को सेल का इन्वेलप बोलते हैं, इन्वेलप मतलब उसके ऊपर का लेयर। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस का इन्वेलप बोलते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस का इन्वेलप टूटेगा। तो न्यूक्लियस का इन्वेलप क्या हो गया, टूट गया। तो न्यूक्लियस के अंदर था क्या, डीएनए, क्रोमोजोम। और न्यूक्लियस का इन्वेलप अगर टूट गया तो वो क्रोमोजोम कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। बात समझे, बाहर में ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म, और अंदर में था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टूट गया तो डीएनए कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए फैल जाता है। और जो दो सेंट्रियोल था, पहले यहाँ पे दोनों था, दिख रहा है, धीरे 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 ये इधर चला जाता है, आराम से, एक बार में नहीं जाएगा, और धीरे 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 ये इधर चल जाएगा। अर्थ का 2 पोल होता है, आर्टिक पोल, अंटार्कटिक पोल। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 2 पोल होता है, ये एक पोल होता है और ये एक पोल होता है। अब दोनों पोल पे चला गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या करेगा, इससे निकलेगा धागा। याद करो, क्वेश्चन बताएं नीट का PYQ, स्पिंडल फाइबर, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलेगा और ऐसे करके इसमें यहाँ जुड़ेगा, ठीक। और उधर से भी क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अब बोलोगे 2 ही गो, 46 क्रोमोजोम। यहाँ पे कितना रहेगा, इधर भी ले लो, एक क्रोमोजोम बना है ना, तो कितना बच गया, 45। तो मान लो इधर हो जाएगा लगभग 22-23 क्रोमोजोम इधर रख गया और 22-23 क्रोमोजोम इधर आ गया। यानी देख रहे हो यहाँ पे एक प्लेट जैसा बनेगा पूरा का पूरा। बस एक क्रोमोजोम से दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक क्रोमोजोम होगा, इसी तरह एक क्रोमोजोम यहाँ होगा, इसी तरह यहाँ होगा, इसी तरह यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ पे एक प्लेट बनेगा, दिख रहा है, फील करो, प्लेट ये क्या बनेगा, लाइन बनेगा। और क्या होगा, यहाँ पे होगा सेंट्रोमियर का टूटेगा, यहाँ पे होगा ऐसे आधा आधा टूट जाएगा। अब देखो 2 क्रोमेटिड है, 1-2, एक क्रोमेटिड खींच करके कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ये धागा क्या करेगा, धागा धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उसको खींचेगा, और एक क्रोमेटिड टूट के कहाँ चल जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके इसको खींचेगा, वो वाला इसको खींचेगा। तो वही यहाँ पे क्या लिखा गया, सुनना ध्यान से। थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोजोम समझ में आ गया, पहले ऐसे था और थिकनिंग हो जाएगा, मोटाई बढ़ता चला जाएगा। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो यहाँ पे ये वाला सेंट्रियोल था धीरे धीरे यहाँ जाएगा, और क्या होगा, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर इससे आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, अभी स्टार्ट हो रहा है। और क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन, डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन ऑफ, किसका ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियस इन्वेलप का। और क्यों न्यूक्लियस इन्वेलप का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस इन्वेलप का ब्रेकडाउन नहीं होगा, डीएनए या क्रोमोजोम तुम्हारे साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा।
और अगर साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं आएगा तो क्या सेंट्रियोल उससे जुड़ पाएगा? नहीं। और अगर सेंट्रियोल नहीं जुड़ पाएगा तो बंटवारा कहाँ से होगा? इसीलिए उसको क्या किया जाता है? तोड़ करके लाया जाता है क्रोमोसोम को, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। फिर एक धागा इधर से एक धागा इधर से खींच के तोड़ के अपना अपना घर ले जाते हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ तक नोट कीजिए। आओ लास्ट का ये 4 सवाल डिस्कस करें। और प्रोफेज के बारे में अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोफेज के बारे में अभी और काफ़ी कुछ बताना है, ठीक है? तो कल और सीखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे इस वीक तक ये ख़त्म हो जाए चैप्टर, और हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। ये 4 सवाल है, नॉर्मल सवाल है, सीखते हैं हम लोग। क्रोमोजोम आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग, क्या बोल रहा है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो क्रोमोजोम सबसे कम कंडेंस कब होगा? अब इसको मत सोचो, ऐसे कहानी सुनो। मान लो एक बार की बात है, किसको लपटे हैं? चंदन को ही लपेटते हैं। चंदन जा रहा था, समझे, किसी रूट से जा रहा था, मेडिको के पास कोई लड़की इसको प्रपोज कर दी। पूरा ब्लस कर रहे हो, ठीक है? प्रपोज कर दी, वो इसको एक लेटर दी जिसमें एक दिल बना हुआ था, साथ में एक गुलाब का फूल था और एक डायरी मिल्क भी चिपका हुआ था। हाँ, थोड़ा देर बाद बोल दी कि प्रैंक था, कैमरा उधर है। लेकिन हाँ, हुआ, प्रपोजल हुआ, ठीक है? अब एक बात सुनो सुनो इधर। अगर उस खत को पढ़ना है तो उसको खोलना पड़ेगा, बिना खोले उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन कभी बाहर निकलेगा नहीं। तुरंत दी, उसके बाद बोली, ये खुश होने लगा, ब्लश करने लगा। इधर स्माइल कीजिए, कैमरा उधर है, प्रैंक। ऐसे ही फनी वे में लेना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना। प्रपोजल आएगा, चिंता मत करो। तो ऐसे करके खोली, मतलब खोला या खोली। अगर उसको लेटर को पढ़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, ठीक है? तो सुनो, इसीलिए डीएनए क्या होता है, कंडेंस फॉर्म में नहीं होता है। कैसा होता है? खुला सा रहता है। कैसा रहता है? खुला सा रहता है, ताकि कोई आके उसको रीड कर सके। कोई रीड करता है, कौन रीड करता है, कैसे रीड करता है, इसके लिए क्लास 12 है, अभी नहीं है, ठीक है? अर्पित पूरा मुस्कुरा रहा है एकदम, बाकी लोग पूरा जल रहा है उससे, क्या? इसका कहने का मतलब ये है, इंटरफेज में, इंटरफेज मतलब G1 G2 में सेल के अंदर का जो डीएनए होता है वो खुला रहता है। क्यों? ताकि उसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके, कॉपी कर सके हम लोग। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इंटरफेज ही वो टाइम होता है जब डीएनए का क्या होता है? लीस्ट कंडेंस, ठीक है? ऐसे करके ऐसे खुला सा रहता है। क्या बोल रहा है? 2 सक्सेसिव एम फेज। कैसे होता है सेल साइकिल? तुम लोग को बताया, G1 S G2 M, G1 S G2 M। तो 2 सक्सेसिव एम फेज, ये वाला एम फेज ले लो, ये वाला एम फेज ले लो, तो बीच में क्या फंस गया? ये वाला बताए हुए भी है, आसान सवाल। इंटरफेज को और क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज को बोल नहीं सकते, ये तो कभी सिखाया ही नहीं। सिंथेसिस फेज तो किसको बोलते हैं? तो आंसर क्या हो गया? वाह, समझ में आ रहा है ना श्रेया? ओके, स्टेज। अब देखो, ये वाला सवाल थोड़ा ठीक है, थोड़ा सोचने लायक है, ठीक है? अरे बाहर निकलो, हो गया? अच्छा, ठीक हो ना चंदन? ठीक हो ना? ओके, चलो। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बिलोंग टू एस फेज? इसमें से कितना इवेंट ऐसा है जो एस फेज से बिलोंग करेगा, ठीक है? हाँ, ये बोल रहा है कि चलो प्रैंक भी हुआ तो कुछ। प्रैंक के बहाने ही कुछ तो मिल गया। कम से कम डेयरी मिल्क, मेरा डेयरी मिल्क से खुश हो जाओ यार। डबलिंग ऑफ डीएनए होता है या नहीं होता है? एस फेज में डबलिंग होगा कि नहीं होगा? होता है, तो ये बात तो ठीक है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऑब्वियसली बात है, डीएनए रेप्लिकेशन तो वही होने वाला है, ये भी होता है। डब्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम बिल्कुल होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये भी बात सही है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर डीएनए सेल डिवीजन, ना प्रोटीन कहाँ बनेगा सेल डिवीजन का? बट G2, तुम लोग G2 को बहुत कम आंक लिए हो। प्रोटीन बनाना है किसके लिए? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन वही बताए थे, रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल। अगर कल शादी है तो 1 महीना पहले थोड़ी रसगुल्ला बना लोगे, 2 दिन 3 दिन पहले बनाओगे। तो एम फेज आने वाला है, तो सेल डिवीजन आने वाला है, तो उसका प्रोटीन कहाँ बनाओगे? G2 पेज पे। तो इसमें सही कितना स्टेटमेंट है? 1 2 3। तो आंसर क्या चला जाएगा? 3 है, लेकिन 4 आंसर जाएगा, क्योंकि 3 वाला आंसर 4 में दिया गया। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मस्त रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। जिसका बैकलॉग कवर कर लेना।